हेलो बच्चों, मैं आशीष जारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र और सेट 2023 की जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है, इसमें आपको किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे सेट लेकर के आऊँगा और आपके सारे सब्जेक्ट के लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ये वीडियो आप तक पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो बच्चों, इसमें आपका ये समय 3 घंटे का होगा और पूर्णांक 75 नंबर का आपका पेपर होगा। पहला इंस्ट्रक्शन है, सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं और इसके लिए 30-30 अंक दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प का चयन कीजिए। और बच्चों, ये जो प्रश्न है इसकी मैं उत्तर कुंजी दूंगा आपको पीडीएफ के रूप में, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या इनके उत्तर हैं, और उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपके 6 प्रश्न हैं और ये 6 नंबर का होगा। जैसे सबसे पहला है, काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। ऑप्शन है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 7 भागों में। तो इसका सबसे सही आंसर है बच्चों 3 भागों में, ब नंबर। तो ये आप सही लगाएंगे। और इसकी जो उत्तर कुंजी है, उत्तर कुंजी की पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। किसको कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ब नंबर, उद्धव को कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो कौन सा दोहा है? तो अर्धमात्रिक छंद इसका सही आंसर होगा, स नंबर बच्चों। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है? तो इसका मूल भाव होगा कि देशभक्ति की भावना, द नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद क्या है? तो कौन सा है यहाँ पे? इसमें है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। क्या बना देते थे बच्चों? तो नाटक घर बना देते थे। पढ़े हैं हमने बुक में नाटक घर। तो इस प्रकार से इन विकल्पों का आपको चयन करना है और इन विकल्पों का उत्तर आपको देना है। और अभी मैं आपको इनके उत्तर बता रहा हूँ, लेकिन उत्तर कुंजी भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन लिखिए। तो इसमें सबसे पहला है आपका, परशुराम अपना गुरु भगवान खालिस्तान को मानते थे। 3 ऑप्शन है यहाँ, शिव, कृष्ण और विष्णु। तो किसको मानते थे? शिव को मानते थे। तो यहाँ क्या आएगा? खालिस्तान में शिव आएगा। अगला प्रश्न है, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं अनुभाव। तो खालिस्तान में आप लिखेंगे अनुभाव। अगला प्रश्न है, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं खालिस्तान कहते हैं। तो कौन सा काव्य कहते हैं? इसे कहते हैं महाकाव्य। तो महाकाव्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां खालिस्तान तक चलती थी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? कहाँ तक चलती थी? तो ये आएगा बच्चों, फाल्गुन मास तक चलती थी, है ना। फाल्गुन मास इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ खालिस्तान की तरह चमक रहे थे। किसकी तरह चमक रहे थे? चांदी की तरह। तो सही उत्तर आएगा इसका चांदी। इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये 2 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ, 6-6 नंबर यानी 12 नंबर के। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाने के लिए आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा वार्षिक परीक्षा के पेपर में, और आपका बोर्ड परीक्षा है बच्चों, तो तैयारी बहुत अच्छे से करना। इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेहनत करना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। तो सही जोड़ी बनाकर लिखिए। मैं सबसे पहला है उत्साह कविता। तो उत्साह कविता की सही जोड़ी क्या आ जाएगी? इसका आ जाएगा बच्चों, एक आह्वान गीत। ये घ नंबर इसका सही उत्तर होगा, है ना, ये होगा। इसके बाद है दूसरा है, मानवीय क्रियाओं का आरोप। तो मानवीय क्रियाओं का आरोप का क्या आएगा? मानवीकरण अलंकार आ जाएगा, है ना, ड नंबर। इस प्रकार से ये आ जाएगा। अगला है, रिपोर्टाज की भाषा। तो रिपोर्टाज की भाषा कौन सी है? फ्रेंच भाषा है। तो फ्रेंच कहाँ लिखा है? ये है देखो 6 नंबर में। तो इस प्रकार से ये इसकी जोड़ी आएगी। फिर है सफ़ेद पोश। तो सफ़ेद पोश का क्या आ जाएगा?
क्या आ जाएगा बच्चों? भद्र व्यक्ति, है ना। सफ़ेद पोस्ट में क्या हो जाएगा? ये भद्र व्यक्ति। तो इस प्रकार से ये इसका हो जाएगा। फिर जो कम बोलता हो उसे हम क्या कहते हैं? कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितभाषी, है ना, जो कम बोलता हो। और अज्ञेय का क्या आ जाएगा? अज्ञेय का आ जाएगा तार सप्तक, है ना। ये अज्ञेय जो है इनका आ जाएगा का नंबर तार सप्तक। तो इस प्रकार से आपको जोड़ी बनाना है और ये इसकी सही जोड़ी है। इसकी पीडीएफ भी मैं दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर चौथा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमको एक वाक्य में इसका उत्तर लिखना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो हम उत्तर क्या लिखेंगे इसमें कि फसल कविता हमें संस्कृति के करीब ले जाती है। अगला प्रश्न है, विभाव के भेदों के नाम लिखिए। तो विभाव के भेद कौन कौन से हो जाएंगे? आलंबन और उद्दीपन, दो भाव हैं, है ना। पहला क्या है? आलंबन और दूसरा है उद्दीपन, दो भाव हैं विभाव के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। किसके नाम से? आनंद कानन, है ना, आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। अगला प्रश्न है बच्चों, किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? तो किस में होता है? अवयवी भाव। देखो अव्यय जहाँ आ गया, अव्यय आ गया मतलब अवयवी भाव हो गया, है ना। तो अवयवी भाव समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय भी होता है। अगला प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होता है कि इसका अर्थ है कि अपना काम स्वयं करना, करो तो ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे? तो इसका उत्तर क्या आएगा? क्या सान कर खिलाते थे? तो गोरस भात सान कर खिलाते थे। इसका उत्तर होगा बच्चों गोरस भात। इसके बाद प्रश्न नंबर पाँचवा है आपका, ये भी 6 नंबर का है, सत्य और असत्य हमें यहाँ पे बताना है। क्या बताना है? सत्य और असत्य। तो सबसे पहला है, मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। तो ये हो जाएगा बच्चों सत्य है ना। क्या है ये? पहला नंबर हो जाएगा आपका सत्य है। इसके बाद दूसरा है, दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत है, ये वर्णिक छंद नहीं है, ये मात्रिक छंद है ना। अगला है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। तो ये सही है। अगला है, फिर दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो ये भी सही है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगला देखते हैं कि रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। तो ये गलत है, नहीं है शांति का, है ना। रंगीन पताकाएं नहीं होती शांति और अहिंसा का प्रतीक। अगला है, पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है। तो ये भी गलत है, पढ़कर भी नहीं है, सुनकर भी पहचान लेता है ना। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी आपको बनाना है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6वां कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? और 6वें प्रश्न में आपका ये होगा बच्चों, अथवा में दिया रहेगा आपको, एक तो ये वाला कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए, दो प्रश्न दिए रहेंगे और ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 6वां है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम हमको लिखना है। तो जैसे इसको लिखोगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ कि रीतिकाल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। और रीतिकालीन कवि कौन है? जैसे केशवदास लिख दीजिए, है ना, ये हो सकता है। अगला है, नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो नई कविता की कौन सी विशेषताएं हैं? क्षणवाद का महत्व, है ना। और बिंब लिख सकते हैं कि इस काल के कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की। इस प्रकार से बच्चों चिंता ना करिए, इसका पीडीएफ दूंगा, पूरे उत्तर उसमें सही सही लिखे रहेंगे होंगे। तो आप यहाँ से प्रश्न देख के और वहाँ से उत्तर उसका पढ़ सकते हैं। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 7वां, तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो हम आपको ये तुलसीदास और नागार्जुन की 2 रचनाएं लिखना है और कला पक्ष इनका लिखना है बच्चों। तो इस प्रकार से इनकी 2 रचनाओं को आप याद कर लीजिएगा और ऐसे कुछ कवियों की 2 रचनाओं को आप याद कर लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही थी? तो कैसे लोगों को देने की बात कही थी? तो उनने क्या कहा था कि उद्धव को संदेश दिया था कि जिनका चित्त यानी मन स्थिर है, यानी जो चंचल मन वाले हैं, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण पर स्थिर हो गया है ना। और
कहीं कहीं लगता ही नहीं, इस प्रकार से गोपिया ने कहा था, है ना। तो इसका उत्तर भी मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई दो विशेषताएं लिखना है, यानी राम भगवान के स्वभाव की कोई दो विशेषताएं आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या होता है इसमें, तो क्या लिखेंगे, फाल्गुन के प्रकृति के मुस्कुराने की ऋतु है ना। और ये ऋतु क्या है, राजा मानी जाती है ना। फाल्गुन ऋतु क्या है, राजा है। वसंत ऋतु ऐसी ही होती है कि हर मन को संतुष्टि देकर पेड़ पौधों को भी नव श्रृंगार करती है। अगला है कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, तो क्या है कवि नागार्जुन के अनुसार, तो हम लिख सकते हैं कि उनके अनुसार फसल क्या है, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है ना। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को लिखना है। अगला है 10वां प्रश्न आपका, खंड काव्य की कोई दो विशेषताएं आपको लिखना है। तो खंड काव्य और महाकाव्य जो होते हैं, तो खंड काव्य की दो विशेषताएं आप लिखना कि जीवन में किसी एक अंश या एक घटना का वर्णन होता है उसमें, है ना। दूसरा लिख देना, खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्थायी भाव और संचारी भाव में दो अंतर लिखना है। तो बच्चों स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर आप याद कर लीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ में इसका उत्तर जरूर दूंगा आपको। अगला है इसके बाद कि चौपाई छंद की परिभाषा लिखिए। तो आपको चौपाई छंद की परिभाषा याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में लिखने आ सकता है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा याद कर लीजिएगा। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किसी एक निबंध रचना का नाम लिखिए। तो कोई एक निबंध रचना का आपको नाम लिखना है, कोई भी एक निबंध आपको लिखना है बच्चों। उसके बाद देखिए क्या है, कहानी एवं उपन्यास में कोई दो अंतर आपको लिखना है। तो कहानी और उपन्यास में अंतर आप जरूर याद करना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा लीजिए, हर बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 13वां, स्वयं प्रकाश अथवा मुन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करिए, दो रचनाएं और भाषा शैली। तो ये जो दोनों हैं इनकी आप रचनाओं के नाम याद रख लेना और भाषा शैली याद रख लेना। वैसे मैं आपको इसका पीडीएफ दूंगा, उसमें सारा कुछ है, तो ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ, इसके बाद पीडीएफ दे दूंगा। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, तो इसका उत्तर क्या होगा कि क्यों कहते थे, तो यानी सेनानी ना होते हुए भी देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान होने वालों के प्रति सम्मान का भाव, है ना, और सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनमें अटूट श्रद्धा थी, इसलिए कहते थे। अगला है बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो ये 14 का उदाहरण है ना, ये अथवा में है, तो कोई एक प्रश्न आपको यहाँ से हल करना है। प्रश्न नंबर 16 में देखिए, निम्नलिखित काव्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। प्रश्न नंबर 16 में है निम्नलिखित काव्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। दो भाषाएं बोलने वाला क्या कहलाता है, तो द्विभाषी कहलाता है। जिनका वर्णन ना किया जा सके क्या कहलाएगा, अवर्णनीय कहलाएगा, है ना। अथवा निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में हमको प्रयोग करना है। जैसे खून पसीना एक करना, तो क्या होता है इसका मतलब, बहुत परिश्रम करना। और वाक्य प्रयोग क्या कर रहे हैं, लिख सकते हैं हम कि प्रथम नंबर से पास होने पर के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। अगला है गागर में सागर भरना, मतलब होता है बच्चों थोड़े से में बहुत ज़्यादा कहना। तो बिहारी जी जो थे वो अपने दोहे में गागर में सागर भर देते थे, मतलब 2 लाइन के दोहे में बहुत सारी चीज़ें कह देते थे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखिए, है ना। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि कैसे अभिव्यक्त करते हैं, और मैं तो दूंगा ही इसका उत्तर आपको पीडीएफ में, तो चिंता मत करो। फिर है गंतोक के मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है ना। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, तो क्यों कहा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यों कहा गया है। तो क्या मेहनतकश का अर्थ क्या होता है, कठिन परिश्रम करने वाले, है ना। और बादशाह का अर्थ होता है अपनी मर्जी के मालिक, है ना। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है आपको, है ना। यहाँ पे है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, है ना। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। फिर है पुर इन पात जरत जल भीतर भीतर ता रस देह न दागी ज्यों जल मोह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। तो इस प्रकार से इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित पूरा भावार्थ लिखना पड़ेगा। ऐसे 2 चीज़ आएंगे, है ना, जैसे ये है तो ऐसे क्या आएंगे, गद्यांश आएंगे पद्यांश आएंगे आपको, तो उनके आपको संदर्भ प्रसंग और भावार्थ पूरा लिखना है। फिर जैसे गद्यांश दे देगा 19 नंबर में आपको गद्यांश देगा, तो ये एक गद्यांश हुआ, तो ये किस पाठ का है ये आपको पता होना चाहिए, इसके कवि का नाम लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से अथवा में देगा।
20 नंबर का प्रश्न में आएगा मीठी बोली का महत्व पर एक अनुच्छेद लिखिए, है ना। तो मीठी बोली के महत्व पर कुछ अनुच्छेद लिख सकते हैं हम कि विषय के अनुरूप सटीक अनुच्छेद लेखन पर, है ना, स्वास्तिक से मूल्यांकन अंक प्रदान किया जाए, है ना। एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं लिखें ना, कोई भी विज्ञापन आता है उसकी विशेषताएं लिख सकते हैं हम कि ये विज्ञापन अच्छा है, इस विज्ञापन में ऐसा बताया गया है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। आपका 21 नंबर के प्रश्न में पूछेगा बच्चों अपठित काव्यांश है ये, है ना। अपठित काव्यांश इसको हमने पढ़े नहीं है, तो इसको पढ़कर पूछेगा प्रश्नों के उत्तर दिखना है, ये जो है अथवा, है ना, इसको पढ़ो आप यहाँ से, और ये जो प्रश्न दिए हैं तो यहाँ पे इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है, या फिर वो ना बने तो इसको पढ़ के आपको अगला इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे यानी गद्यांश आएंगे आपके, है ना, 21 नंबर के प्रश्न में। उसके बाद 20 नंबर के प्रश्न में अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगरपालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखना है। मतलब आपके वार्ड में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, तो आप अपने नगरपालिका अधिकारी को एक आवेदन लिखिए और उस गंदगी के बारे में उनको बताइए, अवगत कराइए, है ना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध हमको लिखना है। जैसे विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, इस पे हमको निबंध लिखना है, या पर्यावरण प्रदूषण पे याद कर लीजिएगा, स्वच्छ भारत अभियान पे, या आज़ादी का अमृत महोत्सव पे लिख दीजिए, या जल संरक्षण। इतने टॉपिक दिए हैं आपको, इनमें से किसी न किसी एक विषय पर निबंध जरूर पूछेगा बच्चों, तो निबंध आप जरूर याद करके रखिएगा। तो ये हुआ आपका हिंदी का आज पहला वीडियो, पहला पार्ट, पहला वीडियो देखें हम। इसके बाद सेट ब सेट और भी बहुत सारे वीडियो लेकर आऊँगा, और अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, गणित, सारे विषय, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सब विषय की वीडियो लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी बच्चों इसका मैं जो PDF है, इसका जो उत्तर है वो उत्तर कुंजी में इसके PDF में उसमें डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप वहाँ से ज़रूर देखना। धन्यवाद।